Hello guys, welcome to UPSC Unattempted. So I am making this video after a long time since it is just 25 days left for prelims 2026. I just wanted to share a few things that might help you in this last phase of preparation. But before that, some of you might be wondering why I stopped making videos, especially on Unstoppable 75 series. तो जैसा कि आप लोगों को पता था कि मुझे BPSC 70th में इंटरव्यू कॉल आया था and it was my first interview and I had very limited knowledge about the interview, especially for the BPSC interview. So I attended few sessions on interview preparation conducted by few coachings and वहाँ मुझे पता चला कि BPSC जो है वो रोल वाइज सीक्वेंस से इंटरव्यू शेड्यूल करती है। मतलब वो रोल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके एंड देन उनको उस हिसाब से इंटरव्यू शेड्यूल कर देती है उनका। एंड मेरा रोल नंबर शुरू में ही आता था, तो आई न्यू कि विद इन 15 से 20 दिन में मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा। तो सीइंग दैट कि आई हैव वेरी लेस टाइम, आई गॉट I got a bit stressed and shifted my focus completely on the interview preparation. And I stopped studying for mains and did nothing else in those 15 to 20 days. And that's why I didn't make any videos. एंड जब इंटरव्यू शेड्यूल आया तो हुआ भी कुछ ऐसा ही। मेरा इंटरव्यू तीसरे दिन ही था, विच वॉज ऑन 23rd Jan. आफ्टर माई इंटरव्यू गॉट ओवर, अनस्टॉपेबल 75 series was already in its last few days and I shifted my preparation to prelims. Now let's talk about that thing for which I am making this video, that is prelims 2026. So let's first see my 2025 prelims mark sheet. इसमें मेरे आए हैं 112 नंबर एंड दिस इज़ माई 2024 प्रीलिम्स मार्क शीट. इसमें मेरे आए थे 59 मार्क्स एंड आयरनिकली 2024 में मैंने ज़्यादा पढ़ाई करी थी क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम था. मैं इसी के पीछे लगा हुआ था, कुछ और मैं कर नहीं रहा था उस टाइम पे. 2025 में मुझे सिर्फ मिला था अराउंड 25 डेज टू प्रिपेयर बिकॉज 30 अप्रैल को मेरा BPSC का मेंस ख़त्म हुआ था एंड इसके पहले मैं BPSC मेंस के लिए पढ़ रहा था. सो दिस इज़ द एक्चुअल रीज़न वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो. मैं यही शेयर करना चाहता हूँ कि आखिर 2024 और 2025 के अटेम्प्ट में ऐसा क्या बदला कि 24 में मैंने ज़्यादा टाइम दिया, मैंने ज़्यादा पढ़ाई करी, फिर भी मेरे आए 59 नंबर, और 25 में मैंने सिर्फ 20 से 25, इफ़ेक्टिवली मैं बोलूँगा तो 20-22 दिन ही पढ़ाई करी होगी मैंने, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद मैं मेंस के बाद मैं घर पे 1-2 दिन रुका था एंड देन मैं दिल्ली आया था एंड उसके बाद मैंने प्रीलिम्स के लिए पढ़ना शुरू किया था. तो अराउंड 20 से 22 के दिन के अराउंड मैंने पढ़ा होगा इस प्रीलिम्स के लिए. तो इसी चीज़ पे मैं अपना एक्सपीरियंस एंड एनालिसिस शेयर करना चाहता हूँ कि ऐसा क्या बदला, क्या ज़रूरी है प्रीलिम्स के मेंस के लिए जो आपका परफॉर्मेंस उस दिन डिसाइड करता है. तो अब बात करते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें थी जो मुझे लगती हैं कि 2024 में वो कमी थी मेरे प्रिपरेशन में एंड 2025 में वो फील हुई. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग एंड सबसे पहले मैं GS की बात करूँगा. ठीक है. लास्ट ईयर क्या था कि मेरा जो पेपर अटेम्प्ट करने का जो स्ट्रेटजी था वो बहुत ही सिंपल था. मतलब बेसिकली जो भी न्यू बाई करता है कि 1 से करना शुरू किया क्वेश्चन एंड 100 तक गया एक इटरेशन में एंड दैट्स इट. इस अटेम्प्ट में मैंने क्या किया था 2025 वाले में कि आई हैड अ वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी फ्रॉम बिफोर. तो इस फ्रेमवर्क में मेरे 3 डायमेंशंस थे. फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ इटरेशंस, सेकंड इज क्लियर मार्किंग ऑफ क्वेश्चंस एंड थर्ड ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट इन सब्जेक्ट्स. तो इस अटेम्प्ट में मैंने जितने भी टेस्ट दिए थे, हालांकि मैंने ज़्यादा टेस्ट नहीं दिए थे, मेरे पास जितना टाइम था उसमें सिर्फ 3 टेस्ट ही मैं दे पाया था. उसमें मैंने क्वेश्चंस को 2 इटरेशंस में किए थे. पहले इटरेशन में मैं उन क्वेश्चन को करता था जो मुझे कम्प्लीटली आता हो एंड जो मुझे 50-50 आता हो, जिसमें मैंने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं एंड 2 बचे हुए हैं, वो 2 मैं पहले राउंड में कर लेता था एंड सेकंड राउंड में जो बचे क्वेश्चन है उनको करता था मैं. तो पहले राउंड में मैंने कितने अटेम्प्ट किए क्वेश्चन उसको मैं पहले काउंट करता था एंड देन फिर मैं
उस हिसाब से डिसाइड करता था कि सेकंड राउंड में मुझे कितने क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि मेरा एक टारगेट होता था कि मैं ऐसे अराउंड 90 क्वेश्चन 95 क्वेश्चन तक ही करूँगा। और कई लोग ऐसा मानते हैं कि कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, बट जनरली मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि बहुत हाई एक्यूरेसी मेंटेन करना इज़ टफ थिंग। तो आप ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे तो देर आर चांसेस कि आपके मार्क्स थोड़े बढ़ेंगे, ठीक है। एंड जो सेकंड राउंड था उसमें भी मैं कम्प्लीटली ब्लाइंड तुक्के नहीं लगाता था। यहाँ पे काम आता है आपका पीआईक्यू एनालिसिस का नॉलेज, एंड कुछ कुछ एलिमिनेशन टेक्निक होती है जो आपको कुछ नंबर बढ़ाने में हेल्प कर सकती है। ब्लाइंड गेस से तो बेटर होता है वो कि कोई कोई प्री डिफाइंड आपका स्ट्रेटजी हो, कोई तरीका पता हो जिसके बेसिस पे आप सही आंसर तक पहुँच पाओ। बट अगेन ये एलिमिनेशन टेक्निक आपका सिलेक्शन नहीं करा सकती, ये आपके कुछ नंबर बढ़ा सकती है, आपका सिलेक्शन आपका नॉलेज ही कराएगा, ठीक है। देन द सेकंड डायमेंशन इज क्लियर मार्किंग ऑफ क्वेश्चंस। इसमें ये है कि मैं जो पहले राउंड में जो क्वेश्चन करता हूँ उसको मैं क्लियरली टिक से मार्क कर देता था कि ये हो चुका है, मुझे इसे नहीं देखना। और मैं एक चीज़ और, मैं जब करता था क्वेश्चन, तो जिस क्वेश्चन को मैंने डिसाइड कर लिया कि ये क्वेश्चन इसका इस आंसर को मैं सही मार्क करने वाला हूँ, उसको मैं उसी टाइम पे फिल भी कर देता था। क्योंकि एक साथ में जब फिल करने जाता हूँ तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं ऊपर नीचे कर देता हूँ रंगने में, और टाइम भी उसके लिए कलेक्टिवली अलग से जाता है। तो मुझे थोड़ा बेटर कंफर्टेबल इस तरीके से मैं हूँ कि जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही मैं फिल कर दूँ। बट ये सब्जेक्टिव है, आपको जैसा कंफर्टेबल फील हो आप वैसे कर सकते हो। दूसरा डायमेंशन है मेरा क्लियर मार्किंग ऑफ क्वेश्चन। तो पहले राउंड में जो क्वेश्चन था उसको मैं क्लियरली टिक मार्क करता था कि ये मुझे नहीं देखना, और जो मैं छोड़ता था उसको मैं सर्कल मार्क कर देता था कि इसको अगले राउंड में मुझे देखना है। कुछ लोग वैसे क्वेश्चन जो जिसमें वो एक ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं उसको भी अलग तरीके से मार्क करते हैं, तब चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। बट लास्ट अटेम्प्ट में मैंने सिर्फ दो तरह की मार्किंग यूज़ की थी, पहले राउंड में, एंड देन फिर जो बचा सेकंड राउंड में उसको कर पाऊँ उसके लिए। एंड देन जो होता था उसको मैं फाइनली टिक कर देता था कि ये मैंने कर लिया, ठीक है। उसके बाद तीसरा डायमेंशन जो था मेरे अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी का, वो है ऑर्डर ऑफ अटेम्प्टिंग सब्जेक्ट, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन। मैं पहले क्या करता था कि क्वेश्चन 1 से शुरू करता था एंड देन 100 तक जाता था। बट इस अटेम्प्ट में मैंने क्या किया, जो सब्जेक्ट्स मेरा स्ट्रॉन्ग था, जैसे कि मेरे केस में मुझे इको थोड़ी बेटर लगती है, देन पॉलिटी, देन ज्योग्राफी, एंड इसके बाद फिर मैं सारे सब्जेक्ट करता था। तो मैं उस सब्जेक्ट शुरू करता था जिसमें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। तो लास्ट अटेम्प्ट में मैंने इकोनॉमी से शुरू किया था, जो कि सबसे लास्ट में था। मतलब क्वेश्चन नंबर 91 टू 100 मेरे सेट में इको से था, तो मैंने 91 शुरू किया था पेपर करना। और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी वैसे सेक्शन शुरू करते हो जो आपको थोड़ी इजी लगती है, एंड शुरू के जो क्वेश्चंस आप जो अटेम्प्ट करोगे वो आपसे बन रहे हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, एंड एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप बाकी का पूरा पेपर करते हो। तो आपके जो सिली मिस्टेक्स है ना, एंड जहाँ पे आप कुछ दिमाग लगा करके आंसर सही कर सकते हो, वो ख़राब नहीं होते, वो आप कर लेते हो। बट अगर आप 1 to 100 करने जाओगे क्वेश्चन, एंड सपोज करो कोई ऐसा सेक्शन शुरू में आ गया जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो, तो होता ये क्या है कि पहले क्वेश्चन तो आप छोड़ दोगे, दूसरा क्वेश्चन भी आप छोड़ दोगे, चलो ठीक है आगे करेंगे। बट अगर लगातार 3 4 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे ना, तो आप 7वें क्वेश्चन से गेस करना शुरू कर देते हो। एंड एक बार आपने अगर गेस करना शुरू कर दिया ना शुरू में ही पैनिक होकर के, तो फिर आगे क्वेश्चंस भी आपके हैम्पर होंगे, क्योंकि आगे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहाँ पे आप थोड़ा दिमाग लगा करके उस क्वेश्चन को सही कर सकते हो। बट क्योंकि आप ऑलरेडी पैनिक हो चुके हो, तो आप वहाँ पर ज़्यादा दिमाग में लगा करके ब्लाइंड गेस करना चालू कर दोगे, जिससे कि आपका पेपर काफ़ी हैम्पर हो सकता है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पिछली बार 2024 में मैंने ऐसे ही अटेम्प्ट किया था, शुरू के क्वेश्चन कुछ मुझे नहीं आए, एंड उसके और भी कुछ रीजन है, मैं सही माइंडसेट में नहीं था, तो आई काइंड ऑफ पैनिक, एंड देन माई होल पेपर गॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। ऐसा हुआ था कि लास्ट में मेरे पास टाइम भी मैं सही से मैनेज नहीं कर पाया था। अराउंड 10 मिनट था मेरे पास लास्ट में बचा हुआ, और मेरे पास 15 क्वेश्चन का आसपास बचा हुआ था करने के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर आप सही तरीके से अगर पेपर आप अटेम्प्ट करो तो पेपर ओवरऑल अच्छा हो सकता है। अब जो दूसरी चीज़ मैंने सीखी लास्ट अटेम्प्ट में, वो ये है कि स्टैटिक शुड बी योर प्रायोरिटी। लोग कहते हैं ना कि स्टैटिक इज किंग, स्टैटिक इज किंग। भाई ये है, रियलिटी में किंग है। और मैंने गलती करके सीखा है। मैं 2024 में बता रहा हूँ, मैं करंट अफेयर्स के पीछे काफ़ी पागलों की तरह भागता था। मतलब मैंने जहाँ से मैंने फाउंडेशन के बैचेस किए थे, मैंने हर वीकली क्लास वहाँ का किया है। उसके अलावा मैं हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ता था, और वीकली क्लास के मैं नोट्स भी बनाता था, न्यूज़पेपर्स में ऐड भी करता था, एंड मैंने करंट अफेयर्स का काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव नोट्स बनाया था। एंड एग्जाम देने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि दैट वाज ऑफ नो यूज़, बिकॉज एक तो नोट्स आपके बहुत बल्कि हो जाते हैं करंट अफेयर्स के, कई सारी चीज़ आपको याद नहीं रहती, आपको उसे रिवाइज करने में दिक्कत होता है, एंड वहाँ से क्वेश्चन हिट करने का चांस स्टैटिक कंपेरिजन में काफ़ी कम होता है। तो लकली इस अटेम्प्ट में क्या हुआ कि मेरे पास टाइम ही कम था
करंट अफेयर्स के पीछे मैं ज़्यादा भाग नहीं सकता था। करंट अफेयर्स छोड़ना नहीं है, मैंने करंट अफेयर्स का ईयरली कंपाइलेशन मैंने पढ़ा, बट मेन फोकस मेरा स्टैटिक पे ही था। मैंने जितना हो सका मैंने अपने जो सोर्स थे वहाँ से रिवाइज किया स्टैटिक को, एंड करंट अफेयर्स लिमिटेड पढ़ा, बट ये हाँ मैंने पढ़ा। एंड कम पढ़ने का ना एक और फायदा है कि अगर आप करंट अफेयर्स थोड़ा लिमिटेड पढ़ते हो एंड आपने उसको मल्टीपल बार रिवीजन किया है, तो आपको ना चीज़ें अच्छे से क्लैरिटी से याद रहती हैं, तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे से कर पाते हो। ये हुआ था मेरे साथ लास्ट ईयर। कुछ क्वेश्चन मुझे क्लियर कट याद थे जो मेरे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में आए थे, एंड मैंने उसको इजीली किया। तो ये एक एडवांटेज है करंट अफेयर्स को लिमिटेड करने का एंड उसके पीछे कम भागने का। तीसरी चीज़ जो मैंने लास्ट अटेम्प्ट में करी थी वह है अ लॉट ऑफ पीवाईक्यू एनालिसिस। मतलब इसके पहले वाले अटेम्प्ट में ना 2024 के अटेम्प्ट में मैंने पीवाईक्यू किया था, बट मेरा उतना फोकस नहीं था और जिस तरीके से करना चाहिए था मैंने वैसे नहीं किया। मैंने बस सो क्वेश्चन आंसर की तरह किया था, एंड डेट टू बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं। उस अटेम्प्ट में मेन फोकस मेरा एफएलटीज एंड टेस्ट सीरीज पे था, जो कि मुझे लगता है कि एक मिस्टेक थी, क्योंकि एफएलटी एंड टेस्ट सीरीज से जो रियल यूपीएससी एग्जामिनर का जो माइंडसेट होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप नहीं हो पाती। इस अटेम्प्ट में मैंने पीआईक्यू एनालिसिस काफ़ी अच्छे से किया था। बेसिकली जिन दो चीज़ों पर मेरा सबसे ज़्यादा फोकस था वो था स्टैटिक एंड पीआईक्यू। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि आप एफएलटी एंड टेस्ट सीरीज मत दीजिए, आप दीजिए, आप लगाइए उसको, बट एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि कभी भी एग्ज़ाम के आखिर के 15-20 दिनों में ना आप एफएलटी एंड टेस्ट सीरीज मत लगाओ। उसके उस टाइम पीरियड में ना आप बस पीआईक्यू लगाओ। अगर आपको टेस्ट देने का मन है तो आप जो पीआईक्यू हैं उसको ईयर वाइज लगा लो, कि अगर आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट देना है तो किसी एक साल का पीआईक्यू उठाया एंड देन पूरा कर लिया, ठीक है। अगर सारा कर लिया हो तो फिर दोबारा लगा लो, बट किसी कोचिंग के टेस्ट सीरीज या एफएलटी के पीछे मत भागो लास्ट में, क्योंकि ना वो आपका जो एग्जामिनर रियल यूपीएससी एग्जामिनर का जो माइंडसेट होता है ना, जिस माइंड के साथ वो 100 क्वेश्चन सेट करता है, वो आपको टेस्ट सीरीज में नहीं मिलेगा। और उससे ना आपकी सोचने की जो तरीका है ना वो अलग हो सकता है जो पीआईक्यू से आपने डेवलप करी है। तो लास्ट में सिर्फ और सिर्फ पीआईक्यू कीजिए, कम से कम 10 दिन पहले सारे एफएलटी जो कोचिंग वाले उसको बंद कर दीजिए एंड सिर्फ पीआईक्यू कीजिए, ताकि आप उस माइंडसेट को समझ सकें, उस माइंडसेट में जा पाएँ जो एक रियल एग्जामिनर का होता है, ठीक है। आपको एफएलटी अगर लगाने हैं, टेस्ट सीरीज लगाने हैं, तो आप उसको 10-15 दिन पहले तक में जितने पॉसिबल हो आप लगा लो, बट लास्ट के 10-15 दिनों में आप सिर्फ पीआईक्यू लगाओ। अब हम बात करते हैं सीसेट की। तो देखो सीसेट में क्या है कि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो मेरे लिए थोड़ा ईजी होता है सीसेट करना कंपेरेटिवली। बट यार मुझे लगता है कि सीसेट जो है, अगर आप मैथ्स में वीक हो ना, लेकिन आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है, मतलब एवरेज इंग्लिश भी है, आप पैसे समझ लेते हो, तो आप ना सीसेट इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। गिवन कि अगर अराउंड 28 पैसेज आएँ, आप उसमें से 22 कर दो, आप उसमें 22 सही कर दो एंड 6 गलत भी कर दो, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने क्वांट से 5 और एलआर से लॉजिकल रीजनिंग से 5 क्वेश्चन सही कर दिए तो देखो, अब इसमें क्वांट 5 मैंने क्यों लिया है कि अगर आप वैसे 5 इजी क्वेश्चन ढूंढ लेते हो जो आपको कन्फर्म है कि आते हैं, इतने सारे क्वेश्चन जो आते हैं उसमें से अगर आपको सिर्फ 5 इजी क्वेश्चन जो आपको आते हैं वैसे ढूंढ लो, तो आप उसको 5 में 5 सही कर सकते हो, क्योंकि ऐसे इन क्वेश्चन में ना क्वांट ऐसा सेक्शन है जिसमें सब्जेक्टिविटी कम होती है, आपका आंसर जो आएगा वो आएगा, ठीक है। एलआर के साथ भी सेम चीज़ है। अगर आपको वैसे क्वेश्चन ढूंढ लो 5 जो आपको आते ही आते हैं, तो ये 5 के 5 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपने कॉम्प्रहेंशन में नेट 22 क्वेश्चन भी सही कर दिए एंड इधर से आपने 5 क्वेश्चन इजी ढूंढ लिए, तो आपका नेट तो आपका ना 32 करेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे एंड 6 इनकरेक्ट होंगे, ठीक है। तो आपका जो नेट क्वेश्चन सही आ जाएगा अराउंड 30 क्वेश्चन के आसपास आ जाएगा, जिसके मार्क्स बनेंगे आपके 75, ठीक है। और मिल जाते हैं यार इजी क्वेश्चन, आप अगर ढूंढोगे ना क्वांट में, अगर आप पैनिक ना करो एंड आपने क्वांट के लिए पढ़ाई करी है, एलआर के लिए थोड़ा टाइम दिया, प्रैक्टिस करा है, तो आपको ना इजी क्वेश्चन मिल जाएंगे। बस आपको पैनिक नहीं होना है एंड काम एंड कंपोज माइंड से ढूंढना है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए जो मेरी स्ट्रेटजी रहती है जनरली, कि मतलब जो मुझे लगता है कि मेरे लिए सही काम करते हुए है, कि मैं कॉम्प्रिहेंशन में ना कभी भी करेक्ट आंसर नहीं ढूंढता हूँ, मैं हमेशा इनकरेक्ट आंसर ढूंढता हूँ कि ये तो नहीं ही होगा, और फिर मैं उसको एलिमिनेट करता हूँ। तो ऐसे क्या होता है ना कि हमेशा एट वर्स्ट ना 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते हैं कि यार ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमें जो आंसर करना होता है वो पैसेज के बेसिस पे करना होता है, एंड पढ़ के समझ में आता है कि यार ये कुछ और ही बात कर रहा है एंड पैसेज इज समथिंग एल्स। तो मैं 2 तो एलिमिनेट कर देता हूँ, बाकी जो 2 बचते हैं उसमें फिर आपको ये देखना होता है उनमें से पिक करने के लिए एक या तो वैसा ऑप्शन जिससे वर्ड टू वर्ड चीज़ें मैच कर रही हैं, काफ़ी क्लोज है पैसेज के, तो वो आंसर हो जाएगा। और नहीं तो वैसा स्टेटमेंट जो उस पैसेज को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रही है, उसको पूरे चीज़ों को एक साथ एड्रेस करिए, समराइज कर रही है, इस टाइप के स्टेटमेंट जो होते हैं वो सही होता है, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस से डेवलप कर सकते हो इन चीज़ों को, ठीक है। मेनली लोगों को ज़्यादा दिक्कत अजम्पशन वाले क्वेश्चन होता है, बाकी
इन्फ्रेंस एंड पैसेज वाले, इन्फ्रेंस एंड जो समरी वाले क्वेश्चन होते हैं, मेन पॉइंट वाले क्वेश्चन होते हैं, वो तो लोग मुझे लगता है इजीली कर लेते हैं। बट एजम्पशन में ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आप ना सही आंसर ढूंढने के लिए अपना एलिमिनेशन पे जाओ, तो थोड़ा आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो। ठीक है, बाकी सी सेट में तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं यार वैसे जो मतलब सब्जेक्टिव होते हैं, अगर जो यूपीएससी ने आंसर दे दिया बस वो सही आपको मानना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर द जीएस एंड द सी सेट। एक चीज़ और जो मैं क्वांट के लिए बोलना चाहूँगा, क्वांट के लिए यार आप पीवाईक्यू करो, एंड अभी ना आप यूट्यूब पे आपको कई सारी वीडियो मिल जाएंगे जो ना इंपॉर्टेंट 20-25 टॉपिक्स का लिस्ट आपको दे देंगे। ठीक है, उन टॉपिक्स को आप कर लो। एंड क्वांट में यार कभी भी आप उसको रटने के पीछे मत जाओ, आप उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझो। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो क्वांट ऐसी चीज़ है कि उसके बेसिस पे आपको और भी कई क्वेश्चन आएंगे ना, आप फटाक से कर दोगे। क्वांट रटने वाली चीज़ नहीं है, वो समझने वाली चीज़ है। तो ट्राई करो कि उसके पीछे के जो लॉजिक है इन्वॉल्व, जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो आप सीख लो, उसको आप प्रैक्टिस कर लो बार बार, एंड उस कॉन्सेप्ट को रटो, ना कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को। कॉन्सेप्ट को बार बार प्रैक्टिस करके वो रट भी जाएगी आपको। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन आपको दिखेंगे तो आप फिल्टर आउट कर पाओगे कि हाँ ये मुझसे बन सकता है या ये नहीं हो सकता। ठीक है, एलआर के यार एक ही उपाय है यार कि एलआर आप खूब प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो पाओगे एलआर में। एंड कुछ कुछ आप वीडियोज़ यूट्यूब से देख सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। हाँ एक चीज़ और देखो यार, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ जो मुझे इन चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी अपने पिछले अटेम्प्ट में, वो है माइंडसेट। प्रीलिम्स में ना यार पैनिक नहीं करना है। ठीक है, और प्रीलिम्स में ही नहीं, जो प्रिपरेशन जर्नी है ना उसमें पैनिक नहीं करना है, अपने आप को काम एंड कंपोज रखना है। अगर आपने बस अपने आप को काम एंड कंपोज रख लिया ना यार प्रेशर के अंदर, अब मैं बता रहा हूँ आपने जितना प्रिपरेशन करा होगा ना उससे आप 10% 20% बेटर परफॉर्म करके आओगे, गिवन कि आप पैनिक कर जाओ। अगर आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन भी करी है एंड अगर आप पैनिक हो गए, आप काम नहीं रह पाए, तो आप ना जितना आप अच्छा कर सकते थे उससे कम ही अच्छा करोगे। बट अगर आप काम एंड कंपोज रह गए ना और आपकी प्रिपरेशन थोड़ी ढीली भी है, तो भी आप अपने प्रिपरेशन लेवल से ना थोड़ा बेटर कर पाओगे। ठीक है, तो अभी के जो 15-20 दिन है उसमें मुझे पता है लोगों को लगता है कि यार ये कंप्लीट नहीं हुआ, वो कंप्लीट नहीं हुआ, इतनी सारी चीज़ें बची हुई हैं, टाइम इतना कम है, वो पैनिक हो जाते हैं एंड उनका पूरा प्रिपरेशन बिखर जाता है। उनको समझ नहीं आता मैं पहले क्या करूँ ये करूँ। मैं बोलूँगा जस्ट रिलैक्स एंड काम डाउन, जितना किया है दैट इज़ इनफ। कोई नहीं जानता एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आने वाला है, कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, कौन से क्वेश्चन पूछे आने वाले हैं। ठीक है, किसी ने अगर कोई सोर्स 10 बारी पढ़ा होगा, कोई नहीं जानता कि वहाँ से क्वेश्चन कितने आने वाले, नहीं आने वाले। ठीक है, तो जो आपने पढ़ा है उस पर आप ट्रस्ट रखो, भरोसा रखो, जितना आपने पढ़ा है उस पर भरोसा रखो, एंड ट्राई करो कि जितना हो सकता है, जितना आप चीज़ों को कंसोलिडेट कर पाओ काम माइंड से, आप उतना कर लो। ठीक है, एंड एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप जाके एग्ज़ाम दो। मैं बता रहा हूँ पिछले अटेम्प्ट में क्या हुआ 2025 में, मैं प्रीलिम्स के पहले वाली रात सो ही नहीं पाया। मतलब लाइफ में ये पहली बार हुआ था मेरे साथ कि मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ और रात में मुझे थोड़ी देर के लिए भी नींद ना आई हो। एंड सुबह मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यार मैं रात में सोया नहीं, कहीं मेरा पेपर तो कंप्रोमाइज़ नहीं हो जाएगा। बट यहाँ पे मैंने खुद को समझाया कि कोई नहीं यार, तूने पहले भी बिना सोए टेस्ट दिया है, काफ़ी नींद में टेस्ट दिया है, एंड यू हैव स्कोर्ड गुड, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये मैं खुद को इसलिए समझा पा रहा था क्योंकि जो मैंने जो 3 टेस्ट इस अटेम्प्ट 2025 वाले अटेम्प्ट में दिए थे, मेरे पास टाइम तो कम था, मैंने 3 टेस्ट ही दिए। बट जो मैंने जो 3 टेस्ट दिए थे ना, मैं उस टाइम पे देता था जब मैं बहुत मेंटली थक जाया करता था। जैसे जब मैं फ्रेश फील कर रहा था तो मैं रिवाइज़ कर रहा होता था, पढ़ रहा होता था कुछ, एंड देन रात के 3-4-5 बज जाते थे जब माइंड मेरा काम करना बंद कर देता था। तब मैं फिर उस टाइम पे टेस्ट लगाता था ताकि थोड़ा एक्टिव फील करूँ एंड मेरा टाइम भी यूटिलाइज़ हो जाए। तो इस वजह से मैंने खुद को समझाया कि कोई नहीं, तुमने पहले भी टेस्ट दिया है बिना सोए, जब तुम्हें काफ़ी नींद आ रही थी, एंड यू स्कोर्ड गुड, तो कोई नहीं इस बार भी हो जाएगा, कर सकते हो तुम। तो मैंने किसी तरीके से अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में रखा, मैं पैनिक नहीं हुआ, मैं शांत था, एंड दिस वाज द रीज़न आई थिंक आई वाज एबल टू अटेम्प्ट द पेपर वेल। सो रिलैक्स, डोंट पैनिक, एंड ट्रस्ट इन योर प्रिपरेशन, कीप वर्किंग हार्ड, जितना हो सकता है करो, ट्रस्ट योर सेल्फ, एंड सब अच्छा होगा। एंड अगर किसी को कुछ डाउट है या कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछना, मैं ट्राई करूँगा हेल्प करने की। थैंक यू, बाय बाय।